जिस सूबे की मैं बात करने वाला हूं वहां पर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासी पारा पहले भी बढ़ा हुआ था। चुनाव के दौरान जो मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस लोकसभा चुनाव हुए तब भी गर्माहट थी। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन जो बीजेपी का, शब्दों पर गौर कीजिए, बीजेपी का जो विजयी रथ एक्सप्रेस वे पर चलता दिखाई दे रहा था, 370 पार अपने दम पर जो हुंकार ताल ठोकी जा रही थी, उत्तर प्रदेश उस जीत के एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा बोल्डर, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हुआ। 62 सीटें जीती थी बीजेपी ने 2019 के चुनाव में, 80 में से उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार वो गोता खाती दिखी। आधे से भी कम के लगभग सीटों पर आकर अटक गई। 33 सीटें ही बीजेपी जीत पाई और 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 36 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। और लोकसभा के नतीजों को विधानसभा में तब्दील करें तो 174 सीटें, 403 की विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, वो मिली एनडीए को, जबकि इंडिया गठबंधन 244 सीटें या वहां पर जीत हासिल करता दिखाई दिया। यानी कि आज विधानसभा चुनाव हो जाएं तो वो सरकार भी गिर सकती है। हालांकि ये दोनों की कंपैरिजन काफी हद तक बेमानी भी होती है, लेकिन एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। और 4 जून को ये नतीजे आए, आज 22 जून है, तब से अब तक उत्तर प्रदेश में लगातार खटपट की खबरें आ रही हैं, समीक्षा की जा रही है, जूतम पैजार भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। गद्दार जैसे शब्दों का, आस्तीन के सांप जैसे शब्दों का विधायकों ने काम नहीं किया, एसपी के, समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर रहे, ऐसे सुर सार्वजनिक मंचों से हमें सुनाई दे रही है। लेकिन परसों जो हुआ वो अपने आप में दिलचस्प भी है, अजब गजब भी है, मैं अप्रत्याशित शब्द भी इस्तेमाल कर सकता हूं। परसों 2 यूपी के केंद्रीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह की मौजूदगी में अयोध्या में जो हनुमान गढ़ी है, वहां के महंत राजू दास, नाम से तो आप वाकिफ होंगे, नाम तो जानते होंगे, और जो डीएम हैं, जिला अधिकारी हैं नीतीश कुमार के बीच जबरदस्त खटपट, तू मैं हुई, नोकझोंक हुई केंद्रीय मंत्रियों के सामने। और फिर जो सिक्योरिटी गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था महंत राजू दास का, वो भी हटा लिया गया कि आपराधिक पृष्ठभूमि है, यह कह दिया डीएम ने कैबिनेट मंत्रियों के सामने। और राजू दास यह आरोप लगाते रहे जिला अधिकारी पर कि यह तो समाजवादी पार्टी का एजेंट है और साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। अब अयोध्या अपने आप में बहुत दिलचस्प है। जो ये नतीजे आए, इनमें अयोध्या नगरी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम मंदिर की गूंज सुनाई दे रही थी, राम लहर के सहारे 400 पार का नारा एनडीए बुलंद भी कर रहा था, लेकिन अयोध्या ही हार गए बीजेपी वाले और एनडीए वाले। और अयोध्या में जो विधानसभा क्षेत्र हैं, अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद, तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत गई। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा सीटों का भी मैं जिक्र कर रहा हूं। फिर महंत राजू दास को लखनऊ बुलाया गया, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई। लेकिन ये आलम आया कैसे, ये नौबत, ये सूरत हाल किस ओर इशारा कर रही है, क्या संकेत है, क्या संदेश है, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी का वोट फीसदी लगभग 9% गिरा
50 से 41% पर आ गई बीजेपी उत्तर प्रदेश में। उस उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, मोदी और योगी के करिश्मे पर बैंक कर रही थी बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ा धक्का गच्चा महाराष्ट्र के बाद कहीं लगा तो वो उत्तर प्रदेश में लगता दिखाई दिया। अब समीक्षा भी हो रही है, कमेटियां बनाई गई, 40 सब कमेटी, 2-2 सांसद, सबसे इनपुट्स लिए गए। अब उस समीक्षा, एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव खबर है, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ये जानकारी लेकर आए हैं। समीक्षा में क्या पाया गया? समीक्षा में पाया गया कि अधिकारियों की मनमानी एक बड़ी वजह है। 5 अहम बिंदु आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। अधिकारियों की मनमानी, इसका मतलब क्या होता है? मतलब राज्य सरकार ने क्या छूट दे रखी थी अधिकारियों को? किस बात की छूट थी? निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराए जाएं, कोई बेईमानी ना हो, कोई गुंडागर्दी ना हो, या क्या यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अधिकारियों से कह रही थी कि हमें हरवाने के लिए काम करो? ऐसा कभी संभव हो सकता है? जनप्रतिनिधियों की सुनवाई ना होना। अब ये दोनों जो बिंदु हैं, ये परसों रात जो सरजू गेस्ट हाउस पर हुआ उससे जुड़कर देखा जा सकता है। महंत राजूदास कह रहे हैं मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरा गार्ड हटा लिया। डीएम कह रहे हैं इनकी तो आपराधिक पृष्ठभूमि है। वो कह रहे हैं ये तो समाजवादी पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं क्या? क्या महंत राजूदास को एक राजनीतिक मोहरे की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है? तंज कस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अखिलेश यादव की साधु संतों का अपमान मत करो, उनकी मांगे तो पूरी होनी चाहिए, उनको सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। तीसरा जो अहम बिंदु है, मतदाता सूची से नाम कटने की बात। बीएलओ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, खास अयोध्या में भी यह बात आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारे पक्के वोटर्स वोट ही नहीं डाल पाए क्योंकि मतदाता सूची में नाम नहीं था। अब यह किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की है, राज्य सरकार की है, या केंद्र सरकार की? बिंदु आप जोड़ते जाइए, क्रोनोलॉजी समझिए। संविधान बदलने की बात, 400 पार का नारा, और यह बात तो सरसंचालक ने अहंकार की बात की, आभासी प्रचार की बात की। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि 400 पार का नारा एक बबल था, एक गुब्बारा था, और उसे विपक्ष ने आरक्षण और संविधान बदलने से जोड़कर नुकसान कर दिया बीजेपी का और एनडीए का। यह मुद्दा, यह तो केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ता है, तो 3:1 का आंकड़ा बन रहा है। अब आखिरी बिंदु, संविधान की भर्तियां और उसमें आरक्षण ना होना। जो ये टेम्पररी नौकरी मिलती है, भाई इसमें आरक्षण का कोई जिक्र नहीं था। जाति विशेष को दी जा रही थी क्या? बाकी जातियां इस बात को लेकर भड़क गई क्या? अब यह अपने आप में दिलचस्प है। यह तो सीधे सीधे योगी सरकार पर इशारा किया जा रहा है कि आपने नुकसान कर दिया, पैर पर कुल्हाड़ी मार दी या कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जो हमारी जानकारी है, एक्सक्लूसिव जानकारी है एबीपी न्यूज की, जो अभिषेक उपाध्याय लेकर आए हैं, यह दी गई प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को, और वो मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से, और उन्होंने ये समीक्षा रिपोर्ट सौंप दी है। और साथ ही साथ परसों रात जो अयोध्या में हुआ, सरजू गेस्ट हाउस में हुआ, जो तू मैं कहा सुनी हुई, उसकी भी बाकायदा जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी। भूपेंद्र चौधरी से मिले भी अभिषेक उपाध्याय। अब क्या खिचड़ी पक रही है? समीक्षा हो रही है, बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है, अंदर खाने उठापटक हो रही है। बहुत 2 फाड़ नहीं 3 फाड़ भी क्या बीजेपी होती दिख रही है, जो अमूमन बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में, चाल चरित्र चेहरे की दुहाई देने वाली पार्टी में देखने को कम ही मिलता है।
भाई चुनाव के दौरान भी यह बात उठी थी, अरविंद केजरीवाल ने उठाई कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। इसके तार गुजरात से भी जुड़े थे। पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी थी राजपूत समाज को लेकर, राजपूतों की नाराजगी हुई, दक्षिण से उसकी गूंज सुनाई दी, और उसमें यह भी जुड़ गई बात कहीं ना कहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की विदाई की तैयारी की जा रही है। और इसी में एक और घटनाक्रम जुड़ता है, उसका भी एक दिलचस्प पहलू है। यह खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मुजफ्फरनगर से जायंट किलर रहे संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री भी थे, चौधरी अजीत सिंह को 2019 में हराया था संजीव बालियान ने। वो इस बार हार गए, 24,000 से कुछ ज्यादा वोटों से वो हार गए हरिंदर मलिक से उस मुकाबले में। और आरोप सीधा लगाया संगीत सोम पर, जो सरदना से विधायक होते थे, बाहुबली भी हैं, आक्रामक तेज तर्रार नेता हैं बीजेपी के, और वो ठाकुर समाज, राजपूत समाज से आते हैं। उनमें तू मैं हुई कि सरदना में कौन जीता, खतौली में कौन जीता, किसकी क्या जिम्मेदारी थी। पर उसके बाद एक चिट्ठी भी घूमने लगी जिसमें तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप, तार ऑस्ट्रेलिया से जुड़े कि संजीव बालियान ने बहुत जमीनें खरीदी हैं, खनन किया है, वगैरह वगैरह वगैरह, और जोड़ा गया कि यह संगीत सोम खेमा कर रहा है। अब संजीव बालियान वो मिलते हैं गृह मंत्री से और कहते हैं कि जी सीबीआई जांच होनी चाहिए इन आरोपों की। आरोप आपस में ही लग रहे हैं, बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और दूसरा बीजेपी का नेता फिर केंद्रीय गृह मंत्री गृह मंत्रालय में जाकर कहता है इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। तो ये क्या इशारे, क्या संकेत मिल रहे हैं हमें उत्तर प्रदेश से, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी में हार का असर, समीक्षा के बाद टोपी ट्रांसफर की जा रही है। जीत होती जीत के बहुत जनक होते हैं, हार का कोई नहीं। और भीतरघात की लड़ाई अब बात ऊपर तक चली आई, अब ऊपर तक पहुंच गई है। पर अभिषेक, शुरुआत करूंगा, ये गुरुवार को क्या हुआ है, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या संदेश। दो मंत्रियों के सामने महंत राजू दास और नीतीश कुमार जो जिला अधिकारी हैं, जबरदस्त नोकझोंक, तू मैं होती है। क्या कहती है ये तू मैं? संदीप, ये जो भी हुआ है ये वही हुआ है जिसकी लगातार चर्चा चल रही थी। ये जो समीक्षा के लिए टीमें जा रही हैं, 40 टीमें हैं, और ये जहां जहां जा रही हैं वहां यही बात सामने आ रही है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन है, हम किस बात के लिए वोट मांगने जाएं जब हमारे काम ही नहीं होते हैं। ये जो चल रहा था, ये मुसलसल एक सिलसिला चल रहा था संदीप, ये इसी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया। ये संयोग था, प्रयोग था, ये बात की बहस का विषय है, लेकिन ये पहला संयोग है कि प्रयोग? जी नहीं, यही सवाल है। ये संयोग था कि भाई मिल गए, कुछ तनातनी थी, या ये प्रयोग भी है कुछ? देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ, जब उसको हम देखेंगे तो हमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रात 11 बजे की घटना है, 20 तारीख की रात, अयोध्या का सरजू गेस्ट हाउस, और वहां पर 2 काबीना मंत्री मौजूद होते हैं। वहां सूर्य प्रताप शाही होते हैं जो अयोध्या के प्रभारी भी हैं, और वहां पर पर्यटन मंत्री भी जयवीर सिंह भी मौजूद होते हैं। समीक्षा चल रही होती है। राजू दास टाइम लेके आए थे, इस पे ध्यान देने वाली बात है। राजू दास ने सूर्य प्रताप शाही जो अयोध्या के प्रभारी मंत्री, उनसे बाकायदा समय लिया था, उन्होंने बुलाया था समीक्षा में। राजू दास वहां पहुंचे और राजू दास ने वहां पहुंच करके जम के भड़ास निकाली। जो आप संयोग प्रयोग की बात कर रहे हैं वो अभी आप सुनते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। राजू दास ने बताया कि किस तरह से अधिकारियों ने मनमानी की है और अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण रवैया रहा। और बड़ी बात यह है कि बाकी के जो वहां पर मौजूद थे संगठन के लोग, वो भी यही कहानी दोहरा रहे थे। इस बीच में वहां पर डीएम की एंट्री होती है।
डीएम का और राजू दास का आमना सामना होता है। वहां पर राजू दास और डीएम का जैसे आमना सामना हुआ तो डीएम भड़क जाते हैं, क्योंकि राजू दास ने कुछ ऐसी बातें कही थी हार के बाद जो डीएम को बड़ी नागवार गुजरी थी। राजू दास ने साफ तौर पर कहा था कि ये प्रशासन जिसके नाते आप लोग हारे हैं और ये प्रशासन मनमानी हरकतें करता है। वहां पर दोनों लोगों के बीच में भिड़ंत हुई है और बड़ी बात यह है दोनों मंत्री एकदम मूक रहे हैं, एक शब्द नहीं कोई बोला है। सूर्य प्रताप शाही एक शब्द नहीं बोले हैं, जयवीर सिंह एक शब्द नहीं बोले हैं। वहां सबके सामने भिड़ंत हुई है। राजू दास को डीएम ने जो कहा है वो उसकी चर्चा अभी यहां नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बाद गनर है, इनके सामने कहा गया कि गनर भी यहां से जाए और गनर कैसे घूम रहा है, गनर भी वापस ले लिया गया। यह सामने सामने घटना हुई, उसके बाद डीएम वहां से चले जाते हैं। अब आप ये समझिए कि जो चीज लगातार पूरब से लेकर के मुजफ्फरनगर से शुरू कर कीजिए आप, और वहां से लेकर के गाजीपुर और वहां से लेकर आजमगढ़, हर समीक्षा में जो शिकायत हो रही थी वही शिकायत दो काबीना मंत्रियों के सामने जस का तस लाइव डेमो हो गया और दोनों काबीना मंत्री एक भी शब्द नहीं बोले और इस बात को दबाया गया। बड़ी बात यह भी कह रहा हूं संदीप, रात 11 बजे से लेकर के कल दोपहर 2 बजे तक कोई कुछ नहीं बोला। हमारे पास खबर थी, हमने कंफर्म किया, कई लेवल पे कंफर्म किया, लेकिन कोई बाइट देने को तैयार नहीं हुआ। फिर चूंकि खबर कंफर्म थी, इसके बाद हमने उस खबर को एबीपी न्यूज पे ब्रेक किया। खबर देने के 3 घंटे बाद राजू दास सामने आए, क्योंकि उनको भी जानकारी यह है कि इस बारे में बोलने से मना किया गया था कि इसको अंदर ही अंदर इसको दबा दिया जाए। उसके बाद सारी मीडिया वहां पहुंचती है राजू दास के सामने और 3 घंटे बाद राजू दास आते हैं और उसके बाद आके फट पड़ते हैं, अपनी सारी कहानी बयां कर देते हैं। तो वो बात जो पर्दे के पीछे थी, जो 2 बजे एबीपी न्यूज के जरिए आई, फिर वो सरेआम हो जाती है। तो आप यूं समझिए कि ये घटना घटी, ये घटना अंदर तक एक गुबार था जिसको फूटना ही फूटना था। 2 मंत्रियों के सामने फूटा और उसको दबाने की कोशिश की गई और उसके बाद वो सामने आई। ये कहानी अयोध्या में आ गई सामने, लेकिन हर जगह यही शिकायत है। और मैं आपको अगर उपसंहार पे जाऊं, निष्कर्ष पे जाऊं, तो कहानी सीधी सी है। ये सीधा सरकार की ओर संकेत था कि सरकार का संगठन के साथ में कोई तालमेल नहीं है। सरकार की जो सरपरस्ती, उसमें ये जो अधिकारी हैं ये बुरी तरह से निरंकुश हो चुके हमला, हैं। मैं और आसान और सरल भाषा का इस्तेमाल कर दूं अभिषेक, ये तो सीधा हमला योगी आदित्यनाथ पर है। राज्य सरकार मुखिया योगी आदित्यनाथ है कि योगी आदित्यनाथ के राज में या उनकी शह पर या उनके कहने पर अधिकारी मनमानी कर रहे थे, बीजेपी का नुकसान कर रहे थे। देखिए, संकेत की आप बात करेंगे तो बिल्कुल संकेत वहां तक जाता है। और मैं एक चीज और जोड़ दूं, आज जो अभी हमने खबर दिखाई संजीव बालियान वाली जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो चिट्ठी भी हमने दिखाई सबसे पहले। उस चिट्ठी में बाकायदा संजीव बालियान एक लाइन लिखते हैं संदीप कि ये जो षड्यंत्र हुआ है सीबीआई जांच हो, ताकि इस षड्यंत्र के पीछे के चेहरे सामने आ सकें। संगीत सोम के चेहरे के पीछे का चेहरा कौन है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। और आप सोचिए कि जब ये पूरा मामला हुआ है मुजफ्फरनगर में, तो वहां पर जो छतरी पंचायतें हुई हैं, ये सवाल भी समीक्षा बैठक में हुआ है कि जातीय गोलबंदी की शुरुआत छतरी पंचायतों के माध्यम से हुई है और उन पंचायतों को इजाजत प्रशासन ने दी है, यह भी उसमें कहा गया है जो समीक्षा रिपोर्ट आई है। तो ये जो सारे संकेत है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो जैसे ये कोई कलाकृति होती है, अलग अलग हिस्से आप जोड़ें तो वो तैली चित्र साफ हो जाता है, वैसे ही ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। संदीप, अब जो ये 5 चीजें समीक्षा रिपोर्ट में रखी गई हैं, जो जानकारी आप लेकर आए हैं, अधिकारियों की मनमानी, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई ना होना, मतदाता सूची से नाम कटने की बात और संविदा की भर्तियां जो हुई उसमें आरक्षण का ना होना। एक आरक्षण की बात छोड़ दो, संविधान बदलने की जो बात है, 5 में से 4 चीजें तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये टोपी ट्रांसफर का खेल शुरू हो गया है क्या? बिल्कुल। देखिए, एक बात दरअसल हार किसकी वजह से हुई जी, और इसमें केंद्रीय नेतृत्व भी है, राज्य सरकार भी है और इसमें संघ भी आ जाता है। संदीप, एक थोड़ा सा यहां स्पष्ट कर दूं, आज जो हुआ है, भूपेंद्र चौधरी ने मौखिक तौर पे सारी बातें बताई हैं। रिपोर्ट 25 तक आएगी, इस बात को भी हमने मेंशन किया था कि 25 तक रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन बातें यही हैं। एक बात मैं और आपको और जोड़ दूं, ये मौखिक तौर पर ये 5 चीजें चिन्हित की गई हैं, बिल्कुल चिन्हित की गई हैं। और इसमें एक पेपर लीक का मुद्दा भी बताया गया है कि पेपर लीक वो फिर राज्य सरकार पर आता है कि पेपर लीक जिस तरह से हुआ है और जिस तरह से संविदा की में जो बात है, ये कहा गया है कि लगातार नौकरियां संविदा पे दी जा रही हैं, आरक्षण तो आप दे ही नहीं रहे हैं। 69,000 शिक्षक की जो भर्ती हुई, वहां भी आरक्षण का मुद्दा हो गया।
उसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाए, ये सारी बातें कही गई हैं। और एक और जो बड़ी अहम बात इस सब से जुड़ी हुई है जो वहां पर बताई गई है, वो फिर उसी बात पर आ जाती है जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि जो जाति गोलबंदी है उसकी शुरुआत की गई और वो शुरुआत भी क्षत्रिय महापंचायतों के रूप में हुई। तो ये सारे जो बातें कही गई हैं, एक आरक्षण को छोड़ दीजिए तो आपका जिस निष्कर्ष की ओर आप ले जा रहे हैं वो निष्कर्ष जाता है। और एक बात और अंडरलाइन की गई, मैं आपको बता दूंगा, समीक्षा रिपोर्ट में आनी है कि संगठन को सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिला है, ना के बराबर मिला है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि समीक्षा रिपोर्ट में आनी तय है, क्योंकि यह बात भी सामने लाई गई है। संदीप। प्रभु 50 साल से ज्यादा हो गए आपको राजनीति के पेच, भीतरघात, अंतर कलह को ट्रैक करते हुए। ये जो बीजेपी में हो रहा है और खास उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये भीतरघात की लड़ाई ये अब ऊपर तक चली आई है, कहानी क्या कह रही है? संदीप, मैं तो आपने जैसे कहा बहुत इलेक्शन देखे हैं। ये जो जो बताए जा रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। जीतने से पहले ये सब दिखाई नहीं दे रहा था क्या? सब अगर सरकारी अफसर नहीं दे रहे थे क्या? सरकार क्या बीजेपी के बीच में समन्वय अच्छी तरह चल रहा था? ये जितने भी आपने बात कही है, सूची की बात है, अमित शाह वहाँ के महामंत्री इंचार्ज बने थे 2012 के अंदर। उन्होंने एक सेटअप किया था सिस्टम, बूथ इंचार्ज होंगे, पन्ना प्रमुख होंगे, सब लिस्ट बनती है। इस बार भी बनी थी, तब तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया लिस्ट बन गई। हर कैंडिडेट को लिस्ट नॉमिनेशन से पहले मिल जाती है। नाम कट गए थे, बताया क्यों नहीं गया? सरकारी अफसर आपको सपोर्ट नहीं करे, क्या मतलब? आपने कहा कि हम करप्शन सहन नहीं करेंगे, और एमएलए कहता जी इसको ठेका दे दिया, योगी साहब ने नहीं दिया तो उसको सपोर्ट होगी। क्या सपोर्ट नहीं मिली? मैं ये जानना चाहूँगा कि हर बार इलेक्शन के बाद समन्वय होती है, ठेका जो ठींगरा जो है नेता के सिर पर पड़ने चाहिए, जिन्होंने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया, जिन्होंने प्रचार की स्ट्रैटेजी बनाई, जिन्होंने आउटसोर्स कर दिया, उनके ऊपर नाम लेने के तैयार नहीं है। अभी तो कुछ देर पहले आप कह रहे हैं कि संगीत सोम कहता है बाल्यान ने हराना, बलियान ने कह दिया संगीत ने हराना। अब कहते हैं नहीं, सरकारियों ने हरा दिया। सरकारी अफसर मतलब फैसला कर लीजिए किसको ब्लेम करना है। कि होता क्या है कि जो असली ब्लेम करने लायक होती कि आपकी रणनीति फेल हो गई, आप ज़मीन को असेस करने में फेल हो गए। ये बहाने अभी बताए जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में समन्वय नहीं था, अफसर हमारी मर्जी से काम नहीं करते। अफसर बीजेपी के एम्प्लॉय तो है नहीं, और बाबा कहता कि मैं बेईमानी टॉलरेट नहीं करूँगा। स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्या हैं कि हमारे कहने से ये काम ठीक नहीं हुआ, मैंने किसी पार्टी की रिपोर्ट में आज तक नहीं देखा। वो कहें कि इस अफसर ने, हमने ये काम कहा कि नाली टूटी पड़ी है, जो पुल गिर रहे हैं ये ठीक नहीं गिरा है 6 महीने पहले, तो समझ में आता है क्या क्या खामियां थी जो अफसरों की वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ा। वो चुनाव से पहले दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? और चुनाव हार गए तो IAS अफसर जिम्मेवार हैं। चुनाव जीत जाते तो कहते नहीं इन सब ने हमको सपोर्ट किया। बलियान हरा रहा है या जाति हरा रही है, क्षत्रिय हरा रहे हैं। ये कहिए कि कार्यकर्ता बीजेपी का जो पहले होता था, जो दरी बिछा करके पोस्टर लगा करके काम करता था, वो गायब हो गया है। अब हर पार्टी का कार्यकर्ता सूमो में चलता, सूमो तो अब है नहीं, एंडेवर में चलता है, फॉर्च्यूनर में चलता है, एयर कंडीशन गाड़ियों में चलता है, गमछा पहन के चलता है। उसका रहने का तरीका देख लीजिए। कार्यकर्ता नाम की चीज़ बीजेपी से समाप्त हो चुकी है। संघ के कार्यकर्ता ही वहाँ पर काम कर रहे हैं। जो कुछ भी इज्जत बची है, जो संघ के RSS के कार्यकर्ता है वही काम करते जा रहे हैं। और ये एक षड्यंत्र भी दिखाई देता है कि सेंटर के ऊपर कई लोग, मैं देखता हूँ पत्रकारों की तरफ से 2 खेमे बटे हुए हैं। एक तो योगी के पीछे डंडा लेकर के पड़ा हुआ है कि योगी के राज के अंदर उनके पर्सनल करप्शन चार्ज उनके ऊपर आज तक नहीं लगा। जातिवाद का कई बार उनके ऊपर चुनाव लगता है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया है, इसके लिए प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। तो महिलाओं के साथ सबसे सुरक्षित वहाँ पर वो भी हैं। अब कार्यकर्ता की, अफसरों की बात नहीं। अब कर देखा होगा कल एक पुलिस वाले ने DM की नहीं इसमें एक सेकंड प्रभु एक चीज में यहाँ पर प्रभु एक चीज में थोड़ा सा रोक रहा हूं। बड़ी एक अहम बात आपने कही, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर और महिला की सुरक्षा को लेकर ताल ठोकी जाती है। पर ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज आई है। कल एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि देश भर में महिलाओं के खिलाफ जितने अपराध होते हैं उसमें दरअसल उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है। 55% महिलाओं के खिलाफ अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश की एक बड़ी गुलाबी तस्वीर पेश हो रही थी। अब यह रिपोर्ट का आना भी यह संयोग तो नहीं हो सकता। नहीं, ठीक बात है आपकी, बिल्कुल। खैर महिलाओं के लिए, क्योंकि पिछले 15 सालों से देखेंगे आप, मध्य प्रदेश जिनके बीजेपी रन स्टेट है वो सबसे टॉप में रहते हैं, पहले 10 में रहते हैं।
सवाल ये कि ताल आपने ठीक कहा, ठोका जा रहा था, पर मैं जो इशू को उठा रहा हूँ, ये सब जो इशू आप उठा रहे हैं कि वहाँ पर सरकार ने मनमानी की, लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी, क्योंकि किसी ने कहा नहीं आज तक, बड़े से बड़े नेता आप ठोक के बताते कि हम 60 के 80 जीतेंगे, हारने के बाद कहते हैं ये कारण, जो कारण आज आपको दिखाई दे रहे थे ये चुनाव के दौरान तो पैदा नहीं हुए। सूची में अगर नाम गायब थे तो सूची तो आपको दी गई थी, तब क्यों नहीं पकड़ा आपने? ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज किए? कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे थे, अफसर उनकी शिकायत पहले क्यों नहीं किया आपने?